हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है, यह पेपर 9/12/2023 को पूछा गया था। ठीक है, 9/12/2023 को पूछा गया था। तो हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो जो है अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। इसके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा P1 है का 5 डायोप्टर, P2 दे दिया गया 4 डायोप्टर और लेंस के बीच की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100 हो जाएगा, यानी 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.1 मीटर। तो यहाँ पे P बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको P1 + P2 माइनस P1 P2 इंटू D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 4 माइनस 5 × 4 इंटू 0.1। ठीक है, ये हो जाएगा 9 - 2, यानी कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा तो 7। तो देखिए, संयोजन का जो फोकल लेंस होगा F बराबर क्या होगा 1/P, F बराबर 1/P, F बराबर 1/P, यानी 1/7 इंटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में होगा कितना 14.29 सेंटीमीटर। ठीक है, 14.29 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर है, देखिए आयोग के अनुसार आंसर इसका 2 है। ठीक है, लेकिन जबकि सही उत्तर इसका 5 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर दूसरा है कि 220 वोल्ट लाइन पर एक जो है आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, तो इसका देखिए क्या होगा। तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का है, तो यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 1 एम्पियर होगा। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना जो है सूत्र का उपयोग करके किया जाता है। तो यहाँ पे 1P × VP बराबर होगा 1S × VS। ठीक है, यहाँ जो 1P प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा है, VP प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज है, IS में धारा है द्वितीय कुंडली, और VS द्वितीय कुंडली में वोल्टेज है। ठीक है, द्वितीय कुंडली में क्या है वोल्टेज है। तो यहाँ पे VP जो होगा ये होगा 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट। और VS जो होगा ये होगा 110 वोल्ट, और IS जो होगा ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर। अब इन मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना। तो देखिए, ये हो जाएगा आपको 1P × 220 वोल्ट बराबर 2 एम्पियर इंटू 110 वोल्ट, यानी 1P बराबर क्या होगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 113 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या को सीधा अनुपात है। तो दूसरा ऑप्शन, तो देखिए ये होगा आवेशित कण के संवेग से। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की वक्रता त्रिज्या आवेशित कण के संवेग के समानुपाती होती है। ठीक है, संवेग के समानुपाती होती हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद यदि देखें क्वेश्चन नंबर देखिए, और त्रिज्या को हल करने के लिए R बराबर होता है mv/qb sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मान ले कि एक जो है हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में t परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है।
इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r⁻⁵/2 के समानुपाती हैं तब। तो 114 का देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो r के यहाँ पे हो जाएगा आपको 2π/t बराबर r⁻⁷/2, यानी ये समानुपाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा t² समानुपाती r⁻⁷/2, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा t²। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल Fg, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी t² समानुपाती r⁻⁷/2 हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तीसरा ऑप्शन क्या होने वाला है, तो राइट होने वाला है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल Fg ये होता है 1/r⁵/2। तो वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण अतः Fg जो है ये एक केंद्राभिमुख कोण होता है, ठीक है। तो केंद्राभिमुख बल जो है ये समानुपाती होता है r⁻⁵/2 के, ठीक। तो इस तरह जो है आपको राइट आंसर होगा t² समानुपाती r⁻⁷/2। नेक्स्ट, फिर कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। 115 का फर्स्ट, वृत्तीय पथ पर। तो देखिए जब कोई जो है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल अनुभव होता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है, और बल सदैव कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है, ठीक है, लंबवत होता है। तो यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है वृत्तीय पथ पर। नेक्स्ट, फिर है कि किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन, तो प्रतिरोधकता को 1 मीटर भुजा वाले किसी पदार्थ के जो है घन द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब धारा इसके विपरीत सतहों पर लंबवत पड़ती है तो इसकी SI इकाई ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण जो पदार्थ की प्रकृति और संरचना पर निर्भर करता है और संरचना तापमान से प्रभावित होता है। R बराबर होता है ρl/a, ठीक है। R जो है कंडक्टर का प्रतिरोध है, ρ कंडक्टर की प्रतिरोधकता है, L कंडक्टर की लंबाई है, A कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन की लंबाई और क्षेत्रफल प्रतिरोध से प्रभावित होता है, प्रतिरोधकता से नहीं। इसलिए प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता जो है ये किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, कहता है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो फर्स्ट विस्थापन का, तो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है। तो विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि 2 ओम 4 ओम और 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे 2 ओम, ठीक है, 4 ओम और 1 ओम और 100 ओम, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 107 ओम हो जाएगा, ठीक है। और इसी को यदि आप, ये हो जाएगा 107 ओम, इसी को यदि आप ले समांतर में तो देखिए यहाँ पे 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम और 1/1 ओम प्लस 1/100 ओम, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 1.265 ओम। तो इसलिए कुल प्रतिरोध लगभग जो है ये 1/1.265 ओम यानी 0.79 ओम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे जो हो जाएगा तो 1/, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा 118 का तीसरा ऑप्शन, <1/, ठीक है, <1 ओम, ठीक है। तो इसलिए हम जो है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं वह लगभग 0.79 ओम है, जो सभी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, फिर परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है।
तो तीसरा ऑप्शन प्रोटोनों की उपस्थिति के कारण। तो परमाणु में प्रोटॉन होते हैं जो धनात्मक रूप से आवेशित उपपरमाणुक कण होते हैं, और न्यूट्रॉन उदासीन जो है उपपरमाणुक कण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण जो धनात्मक रूप से आवेशित उपपरमाणुक कण है। ठीक है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होगा। नेक्स्ट 120 नंबर देखिए। 120 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। तो फर्स्ट, किया गया कार्य बट्टा में धारा गुने समय। ठीक है, तो किया गया कार्य, वोल्टेज का प्रतिनिधित्व किया गया कार्य बट्टा धारा गुने समय। तो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत जो है स्थितिज ऊर्जा की मात्रा के अंतर को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज बड़ा होता है किया गया कार्य बट्टा में विद्युत धारा गुणे समय। 121 है कि यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की ओर बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो मानव आँख में दृश्यमान स्पेक्ट्रम के अंदर प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रति अलग अलग संवेदनशीलता जो है होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है क्या होगा, राइट होगा। ठीक, लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य लगभग 750 nm की तुलना में बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है लगभग 400 nm कम होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, बैंगनी से लाल। नेक्स्ट, फिर यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है। पांचवा ऑप्शन हो जाएगा। तो जब एक सीधी रेखा में गमन करने वाला प्रकाश एक छोटे लेकिन निश्चित कोण से मुड़ता है तो वह वास्तव में परावर्तन या अपवर्तन के कारण ही हो सकता है। ठीक है, परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और वापस लौटता है, अपनी दिशा बदलता है लेकिन अपनी गति या तरंग दैर्ध्य नहीं। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है। यह इसलिए झुका होता है क्योंकि नए माध्यम में प्रवेश करते ही प्रकाश की गति थोड़ी बदल जाती है। फिर कि दो गोलियों एक साथ ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी। तो 123 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी दोनों जो है एक साथ भेदेगी। तो देखिए गोलियां समान लंबाई की होती हैं क्योंकि उन्हें एक ही स्थान से क्षैतिज रूप से दागा जाता है, तो दोनों गोलियां एक ही समय में जमीन पर गिरेगी क्योंकि उनका त्वरण जी समान है। परिणाम स्वरूप गोलियां को जमीन तक पहुंचने में लगने वाला समय जो है उनकी प्रारंभिक जो है क्षैतिज गति से अप्रभावित रहता है। परिणाम स्वरूप एक ही ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में चलाई गई दोनों गोलियां एक ही समय में जमीन पर आएगी, यानी दोनों एक साथ। नेक्स्ट कहता है यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या को दोगुना कर दे तो अभिकेंद्रण त्वरण का मान होगा 124 का 30 2 गुना। तो जब वृत्ताकार पथ पर घूम रहे किसी पिंड की गति और त्रिज्या दोनों दोगुनी हो जाती हैं तो उसके अभिकेंद्रण त्वरण का परिमाण जो है वास्तव में दोगुना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है। 125 का तीसरा ऑप्शन 2Na + 2H2 2NaOH + H2। तो विस्थापन प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें एक अणु में परमाणुओं या परमाणुओं का एक समूह दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो 2Na + 2H2 2NaOH + H2। नेक्स्ट 126 नंबर देखिए, फिर है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनता है। तो 126 का हो जाएगा 4। तो देखिए कार्बन के सहसंयोजक बंधन बनाने का कारण मुख्य रूप से बंधन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता अंतर है। कार्बन के संदर्भ में इसके बाद सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने या देने की आवश्यकता होती है। यदि
इसे इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या जो है होना होता है। ठीक, तो इसलिए कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। ठीक है, तो 126 का क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा, प्रयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है। 127 का देखिए तीसरा ऑप्शन, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक क्योंकि यह एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से प्राप्त लवण है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है और कार्बोनिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट, फिर प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती हैं। 128 का तीसरा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में गर्म बेंजीन भी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ एक अतिरिक्त प्रतिक्रिया से गुजरता है। वले डेलोक्लाइजेशन अस्थायी रूप से टूट जाता है और प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक क्लोरीन या ब्रोमीन परमाणु जुड़ जाता है। ठीक है, बेंजीन जो है पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड देता है। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अपघटन प्रक्रिया। तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसका सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 को तोड़ेंगे तो CO+CO2 होगा। यह प्रतिक्रिया एक तापीय विघटन प्रतिक्रिया, ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया में एक यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट दो और तत्व कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है जब एकल यौगिक से उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। तो यहाँ ये अपघटन अभिक्रिया होगा। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया अपघटन। नेक्स्ट, कहता है एक घोल को कुचले हुए अंडे और छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में शामिल है, तो घोल में शामिल है आपको 130 का दूसरा ऑप्शन। तो अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट पर एसिड की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सकती है, इसलिए घोल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl होता है। फिर है कि NaOH के 10 मिलीलीटर घोल को जो है दिए HCl के 8 मिलीलीटर घोल पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल को 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए जो HCl घोल की जो है आवश्यकता मात्रा होगी, तो 131 का होगा 5। तो NaOH और HCl के बीच उदासीनीकरण प्रतिक्रिया 1:1 है। ठीक है, 1:1 है। कहता है NaOH का एक घोल HCl के एक घोल के साथ प्रतिक्रिया करता है। NaOH को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl की मात्रा उपयोग किए गए NaOH की मात्रा के जो सीधे जो है आनुपातिक होगी। ठीक है, इसलिए यदि NaOH के 10 ml को उदासीन करने के लिए 8 ml HCl की आवश्यकता होती है तो NaOH के 20 ml को पूर्ण उदासीनीकरण करने के लिए HCl की दुगुनी मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 132 है कि pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना है, तो 132 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। तो लिटमस घोल का उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय विशेषता का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अम्लीय परिस्थितियों में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस पेपर यानी क्षारीय स्थितियों में नीला हो जाता है। ठीक है, तो तरल का नमूना सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 घोल का है। यह एक क्षारीय घोल है, इसलिए यह pH पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट घोल pH पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल। तो टमाटर जो है ऑक्सैलिक एसिड का एक उत्कृष्ट प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, पकने पर
टमाटर में विटामिन बी की मात्रा कम हो जाती है जबकि ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 धातु ऑक्साइड के लिए एक काम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि Na2CO3 इंटू 10H2 को कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन धोने का सोडा है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। वॉशिंग सोडा को साल्वे की प्रक्रिया के माध्यम से संश्लेषित किया जाता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के निर्माण में किया जाता है। फिर है कि रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन लघु गुणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्कर स्थिरांक चिन्ह। तो pKa अम्ल पृथक्करण स्थिरांक या Ka का मान ऋणात्मक लघुगणक है। एसिड पृथक स्थिरांक जिसे Ka द्वारा निरूपित किया जाता है। एसिड की पृथक्करण प्रतिक्रिया का संतुलन जो है स्थिरांक है। ठीक है, यह संतुलन स्थिरांक किसी घोल में एसिड की शक्ति का एक जो है संख्यात्मक प्रतिनिधित्व करता है। Ko को अक्सर जो मूल पर इकाई में दर्शाया गया है। pKa का मान जो है एक प्रबल अम्ल को इंगित करता है। नेक्स्ट फिर है कि रंगहीन स्पीसीज है 136 में देखिए। तो तीसरा ऑप्शन Na3PO4 तो यहाँ पे है कि सोडियम ऑर्थोवेनाडेट रासायनिक सूत्र Na3PO4 के साथ एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो रंगहीन स्पीसीज है Na3PO4। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है 137 का 4। तो जर्मन सिल्वर तांबे, जस्ते और निकेल का एक मिश्र धातु है जिसमें कभी कभी सीसा और टिन भी होता है। इसकी चांदी जैसे चमकदार उपस्थिति के कारण इसका नाम सिल्वर रखा गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 19वीं सदी में जर्मन वैज्ञानिक E.A. गीटरने ने की थी। तो कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है। तो ये होगा आपको 137 का 4 ऑप्शन। क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 137 अब देखिए यानी उपयुक्त में से एक से अधिक CuZnNi 138 देखिए। कहता कोल्बे की विद्युत अपघट्य की जो है विधि किस पर लागू हो सकती है। तो कोल्बे की ये होगा चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो कोल्बे की इलेक्ट्रोलाइटिक विधि इलेक्ट्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम स्लेट के सोडियम का एक जलीय घोल एनोड पर कार्बन परमाणुओं की सम संख्या युक्त जो एल्केन देता है। ठीक है, एल्केन देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यह एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान। तो हरित लवक तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे पर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला विशेष अंग है जिसमें क्लोरोफिल पर्णहरित होता है। यह वर्णक जो पौधों को हरा रंग देता है। तो पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है हरित लवक। नेक्स्ट फिर है कि भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। तो भोजन तली की दीवार के संकुचन। तो यहाँ पे यदि देखें तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन पेरिस्टेलिटिक संचलन। तो पेरिस्टेलिटिक कंपन आमतौर पर ग्रास नली में होती हैं जिसे आहार नली भी कहते हैं। ठीक है, पेट में ये गतिविधियां निगले गए भोजन को जो मथती हैं और भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाने में मदद करती हैं। ठीक है, तो भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को पेरिस्टेलिटिक संचलन कहते हैं। 141 है कि मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है। तो दूसरा ऑप्शन मूत्रवाहिनी। मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली में किडनी की एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी
और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन मूत्रवाहिनी। तो मूत्राशय में जमा होता है और मूत्र मार्ग नामक मांसपेशियों नली के अंत में जो मूत्र द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। 142 है कि अलवण जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास है। तो 142 का तीसरा होगा, यानी 6.5 से 7.5। ठीक है, 6.5 से 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको राइट आंसर, तो अलवण जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास 6.5 से 7.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता कच्चा हरा फल कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण है। 143 का तीसरा, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट कैरोटीनाइड मुक्त प्लास्टिक है। ये कैरोटीनाइड नारंगी या पीले रंग के हो सकते हैं। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, फिर भी वे कई अन्य रंग उत्पन्न करते हैं। फलों को पकाने की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के जो है क्रोमोप्लास्ट में बदलने का कारण होती है। ठीक है, गाजर का नारंगी रंग जो है क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट कई अन्य रंगीन फलों और फूलों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कच्चा हरा फल पकाने के लिए रंग बदल लेता है, इसका कारण है 143 का तीसरा ऑप्शन, यानी क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। नेक्स्ट फिर है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। 144, अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है जिसका पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, तो रसधानी का कार्य नहीं है, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। तो रेनवियर के नोड जो है ये पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में। रेनवियर के नोड्स तंत्रिका कोशिकाओं के माइलिनेटेड तंत्रिका जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 147 है कि पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त करी है। 147 का फर्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स। तो पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त करी है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी जैसे डायनासोर की एक प्रजाति है जो नर एवियन पंख वाले डायनासोर और आधुनिक पक्षियों के बीच जो संक्रमणकालीन है। नेक्स्ट, डेंगू बुखार का कारण 148 का दूसरा ऑप्शन, आरएनए धारक आर्बोवायरस। तो देखिए डेंगू वायरस जो है ये फ्लेवीवायरस परिवार में एक एकल सकारात्मक भावना वाले आरएनए आर्थ्रोपोड जनित वायरस है। ठीक है, तो डेंगू बुखार का कारण है आरएनए धारक, ठीक है, आर्बोवायरस, आरएनए धारक आर्बोवायरस। ठीक है, नेक्स्ट फिर नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन, संवहनी एधा के ठीक अंदर। ठीक है, तो संवहनी पौधों में जाइलम एक प्रकार का उत्तक है जो जड़ों से पत्तियों तक जल और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। ठीक है, तो प्राथमिक जाइलम जो है प्रोकैम्बियम से उत्पन्न होता है, जबकि द्वितीयक जाइलम संवहनी कैम्बियम से विकसित होता है। तो नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है संवहनी एधा के ठीक अंदर। फिर है कि तिलचट्टा। देखिए यहाँ पे है कि तिलचट्टा में मेलपिगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। तो 150 का फर्स्ट, उत्सर्जन। तो मेलपिगी नलिका तिलचट्टे में मौजूद उत्सर्जन अंग है। ठीक है, यह मध्य आंत और पश्च आंत के जंक्शन पर स्थित है। कैल्शियम ऑक्जेलेट और नाइट्रोजन अणुओं के रूप में ये अपशिष्ट बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
तो याद रखना तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो उत्सर्जन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।